हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी डाउट क्लास 5 में आज अपन फिर से डिस्कस करने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो मैंने रेंडमली बायोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक से सिलेक्ट किए हैं। नीट में भी इनके आने के चांसेस अच्छे खासे बने हुए हैं। या तो ये क्वेश्चन आपसे सीधे पूछ लिए जाएंगे या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाउट क्लासेस में मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लाता हूँ जो नीट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और जिनमें बच्चों को डाउट आ सकते हैं। तो अब तक मैंने टोटल 4 वीडियो जो थे वो अपलोड कर दिए थे, ये 5वां वीडियो है। और टोटल जो है 80 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर चुका हूँ 4 क्लासेस में, और 20 क्वेश्चन आज मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा। तो अब तक आपके हो जाएंगे कितने 100 क्वेश्चंस। तो अच्छे से आपको वीडियो जो है वो देखना है। और अगर मेरा वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी बाई संदीप सिंह राव, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोज़ होंगे वो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। कोई भी अपडेट आप मेरे चैनल की तुरंत पाना चाहते हैं तो चैनल पे एक बेल आइकन होगा, घंटी का निशान होगा, उस पर आप क्लिक करें, जिससे ये होगा कि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो ये है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ओरल केविटी। यानी ओरल केविटी के अंदर जो केमिकल डाइजेशन होता है उससे रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट जो है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आपके सामने टोटल 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है, अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। ओरल केविटी के अंदर 30% स्टार्च जो होता है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि 30% स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये वाला बात क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि 30% स्टार्च का जो डाइजेशन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, वो ओरल केविटी के अंदर हो जाता है, पर इसमें नोट लिखा हुआ है, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। आंसर तो अपना फर्स्ट इसका हो जाएगा। उसके बाद सेकंड अपन बात करते हैं, अदर जो ऑप्शन है उनको भी एक बार देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, प्रोटीन्स आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड। ओरल केविटी के अंदर प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, तो ये वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पे ट्रू है। क्लियर है कि नहीं है? लाइसोजाइम इज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। अपना जो स्लाइवा होता है ओरल कैविटी के अंदर, उसका सिक्रीशन होता है, उसके अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं, और लाइसोजाइम जो होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट रखते हैं, यानी एंटीबैक्टीरियल एंजाइम उनके पास प्रेजेंट होते हैं। और ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम जो होते हैं वो बैक्टीरिया पे वर्क करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह का डाइजेशन हो जाता है और ओरल कैविटी में लाइसोजाइम्स की वजह से इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, स्लाइवरी एमाइलेज, जिसको अपन तो बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं, टाइलिन। और टाइलिन जो एंजाइम होता है, स्लाइवरी एमाइलेज जो होता है, वो स्लाइटली एसिडिक पीएच पे वर्क करता है। ये आपको पता है, एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। स्लाइटली एसिडिक यानी आपको पता है कि स्लाइवा जो है उसका पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। और इस 6.8 पीएच की अपन बात करें तो 7 से ये कम है तो एसिडिक हो गया, और 7 से अपन इस तरफ 1 की ओर जाते जाते तो एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। जैसे pH 2 है या 3 है तो ये मोर एसिडिक हो गया। 7 के पास में है 6.8 है, 7 से कम है, और अप्रोक्सीमेट 7 के आसपास की रेंज क्या है, 6.8 है। तो अपन बात करें इसकी तो ये वाला जो pH है इसको अपन बोलते हैं स्लाइटली एसिडिक pH। ठीक है, और स्लाइटली एसिडिक मीडियम इसी पीएच की वजह से होता है कि इसका ओरल कैविटी का, जहाँ पर टाइलिन एंजाइम जो है वो वर्क करता है। ये आप सबको पता होगा, तो ये एक चीज़ याद रखिए, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी यहाँ पर ट्रू है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो अपने को फाइंड आउट करना था, तो फर्स्ट इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसको अपन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, वाइल एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ए टोटल नंबर ऑफ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स वर फाउंड आउट।
of which the proportion of different base were adenine 34%, guanine 17%, cytosine 32%, thymine 17%. Considering Chargaff's rule, it can be concluded that. अब आपको ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डीएनए है जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है और इसमें एडेनिन जो 34%, ग्वानिन 17%, साइटोसिन 32% और थायमिन 17% है। चारगाफ रूल को दिमाग में रखते हुए, कंसिडर करते हुए आपको फाइंड आउट करना है कि ये वाला डीएनए किस टाइप का है। क्लियर है? तो एक चीज़ देखिए, चारगाफ रूल को पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वाला रूल क्या है। तो चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए की अपन बात करें, चारगाफ रूल डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे ही लागू होता है, एप्लीकेबल होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितना एडेनिन होता है उतना ही थाइमिन होता है। यानी एडेनिन का नंबर अपन मान लो जैसे 10 है तो उतना ही क्या होगा, थाइमिन होगा। थाइमिन भी कितना होगा, 10 होगा। ये वाली बात क्लियर है? जितना ग्वानिन है उतना ही क्या होगा, साइटोसिन होगा। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन। इसको अपन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडेनिन प्लस ग्वानिन डिवाइड बाई थाइमिन प्लस साइटोसिन इक्वल टू 1। क्लियर है कि नहीं है? ये वाला चारगाफ रूल है, ये हम सब लोग जानते हैं। जिन लोगों ने मोल बायो अच्छे से पढ़ा है उन सबको ये वाला पता होगा। क्लियर है? अब एक चीज़ देखो, इस डीएनए के अंदर जो डीएनए फाइंड आउट हुआ था जिसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड है, उसमें एडेनिन जो है वो तो 34% है, थाइमिन 17%, ग्वानिन 17% और साइटोसिन जो है 32% यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो, एडेनिन का अमाउंट थाइमिन के इक्वल है या नहीं है? एडेनिन तो आपके पास कितना था, 34% है और थाइमिन आपके पास कितना है, 17%। तो एक चीज़ देखो, चारगाफ रूल तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे एप्लीकेबल होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन का अमाउंट थाइमिन के इक्वल होता है, पर यहाँ तो एडेनिन का अमाउंट थाइमिन के इक्वल नहीं आ रहा। और साइटोसिन की बात करें तो साइटोसिन कितना है, 32% और ग्वानिन की अपन बात करें वो कितना है, 17%। तो ये वाला जो रेशियो था वो भी इक्वल नहीं है, साइटोसिन का अमाउंट भी ग्वानिन के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो नहीं है। तो जिस ऑप्शन में डबल स्टैंडर्ड बोला हुआ है वो तो यहाँ से कट हो जाएगा। अब आपके पास सीधी सी बात ये है कि डीएनए है और ये डीएनए कौन सा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड। क्योंकि अगर डीएनए तो या तो डबल स्टैंडर्ड होगा या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसका मतलब अगर एडेनिन का अमाउंट थाइमिन के इक्वल नहीं है और ग्वानिन का अमाउंट साइटोसिन के इक्वल नहीं है तो डीएनए क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्लियर है कि नहीं है ये वाली बात? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। और उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उसको भी अपन एक बार देखते हैं अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या दिया हुआ है, इफ़ ए क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज नीडेड एज इन टिटनस इन्फेक्शन, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन इज इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट्स बॉडी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक इंडिविजुअल है जिसको टिटनस इन्फेक्शन हुआ है, उसकी बॉडी में आप टिटनस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए क्विक इम्यून रिस्पॉन्स लाना चाह रहे हो। और ये क्विक इम्यून रिस्पॉन्स लाने के लिए आपने क्या किया, टिटनस टॉक्सिन के अगेंस्ट जो पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़ हैं जिनको अपन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ या एंटीटॉक्सिन कहते हैं, वो आपने पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किए हैं। क्लियर है? इस टाइप का जो इम्यूनाइजेशन आपने पेशेंट की बॉडी में किया, इस इम्यूनाइजेशन को अपन क्या बोलते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक चीज़ देखिए, इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी की अपन बात करें तो दो टाइप की ये होती है। एक तो होती है नेचुरल, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल की अपन बात करें तो ये दो टाइप की होती है, नेचुरल एक्टिव और एक होती है नेचुरल पेसिव। इसी तरह से आर्टिफिशियल जो है वो भी दो टाइप की हो सकती है, आर्टिफिशियल एक्टिव
और आर्टिफिशियल पेसिव। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की अपन बात करें, जैसे मान लो कोई एक इंडिविजुअल था, उसकी बॉडी में नेचुरली एक पैथोजन जो था वो इंटर किया, पैथोजन यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटर किया, और ये जब पैथोजन एंटर किया तो इस पैथोजन की बॉडी पे जो एंटीजन थे उसके अगेंस्ट पेशेंट का या इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम जो था वो एक्टिव हुआ, और एक्टिव होकर उसने एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर लिया। तो यहाँ पर नेचुरली पैथोजन जो था वो कांटेक्ट में आया, या नेचुरली एंटीजन जो थे वो पेशेंट के कांटेक्ट में आए, इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आए, और पेशेंट या इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम यहाँ पर एक्टिव हुआ, और एक्टिव होने के बाद जो इम्यूनिटी यहाँ पर मिली उसे, उसको अपन बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी अपन बात करें नेचुरल पैसिव की, तो इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि प्लेसेंटा के थ्रू डेवलपिंग फीटस के अंदर, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है या फीटस होता है, उसकी बॉडी में उसका इम्यून सिस्टम जो है उस दौरान वर्क नहीं करता, तो उसके अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए मदर से प्लेसेंटा के थ्रू जो है एंटीबॉडीज आती है, आईजीजी एंटीबॉडीज जो है वो एंटर करती है। और ये एंटीबॉडी यहाँ पर जब आई तो ये नेचुरली ये वाली प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी की वजह से फिटस को इम्यूनिटी मिली, पर ये वाली जो एंटीबॉडीज़ थी वो फिटस की बॉडी में डेवलप नहीं हुई, वो ये मदर से उसको मिल रही है। क्लियर है, ये मदर से बनी बनाई एंटीबॉडी जो थी वो फिटस को मिल रही है, तो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ की वजह से जो इम्यूनिटी मिलती है उसको अपन बोलते हैं पेसिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? पेसिव। ये वाली प्रोसेस नेचुरल है तो इसको अपन क्या बोल देंगे? नेचुरल पेसिव इम्यूनिटी। ध्यान रखिए, पेसिव इम्यूनिटी जो है वो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ की वजह से मिलती है। इसमें पेशेंट या इंडिविजुअल जो होता है उसका खुद का इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होता। एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है? इम्यून सिस्टम खुद का एक्टिव होता है। नेचुरल एक्टिव का मैंने आपको एग्जाम्पल अभी बताया, नेचुरल पेसिव का एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियली यहाँ पर क्या करते हैं, अपन एंटीजन को बॉडी में इंटर करवा सकते हैं, या बनी बनाई एंटीबॉडीज़ को जो है पेशेंट की बॉडी में इंटर करवा सकते हैं, तो ये आर्टिफिशियल अपन ने किया। अब आर्टिफिशियल भी दो टाइप की होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव और आर्टिफिशियल पेसिव। तो आर्टिफिशियल एक्टिव का एग्जाम्पल जैसे पोलियो वैक्सीनेशन होता है उसको अपन ले सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल होता है उसकी बॉडी में अपन क्या करते हैं, जो इनएक्टिव पैथोजन होता है या जो वायरस होता है, पोलियो वायरस होता है, उसको इंटर करवाते हैं। और ये जो वायरस अपन ने किया उसकी बॉडी सरफेस पे एंटीजन तो थे, पर वहाँ पर अपन बात करें तो उस वो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी जो उसके अंदर नहीं है। तो ये जो पैथोजन अपन ने डायरेक्ट इंजेक्ट करवाया किसके अंदर, आर्टिफिशियली अपन ने इंजेक्ट करवाया किसके अंदर, इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर इंडिविजुअल का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होगा, और एक्टिव होने की वजह से उसको जो इम्यूनाइजेशन यहाँ पे मिलेगा उसको अपन बोल देंगे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यून सिस्टम, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम या इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तो इम्यूनिटी कौन सी जाएगी? एक्टिव। अब आपने आर्टिफिशियल यहाँ पर पैथोजन इंटर करवाया तो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल एक्टिव। और नेचुरली अगर ऑटोमेटिक अपने बॉडी में ये नेचुरली इंटर करता है तो उस दौरान क्या इम्यूनिटी मिलेगी? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मिलेगी। यहाँ पर वैक्सीनेशन जो पोलियो वैक्सीनेशन है वो एग्जाम्पल किसका है? आर्टिफिशियल एक्टिव का। आर्टिफिशियल पेसिव की अपन बात करें तो जैसे मान लो इसमें बॉडी में कोई टॉक्सिन वगैरह जो थे उसका इफेक्ट हुआ, पहले से आपने लेबोरेटरी में बनी बनाई एंटीबॉडीज़ जो है वो तैयार कर रखी है, और ये एंटीबॉडीज़ आपने क्या किया? इंजेक्ट कर दी पेशेंट की बॉडी में। तो यहाँ पर पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम था वो एक्टिव नहीं हुआ, और यहाँ पर बनी बनाई एंटीबॉडीज जो आई उसने इस टॉक्सिन के अगेंस्ट जो है वो वर्क किया। तो इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है उसको अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल पेसिव। यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो बनी बनाई या परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज है या एंटीटॉक्सिन है, इसकी वजह से जो इम्यूनिटी मिल रही है वो कौन सी हो जाएगी? आर्टिफिशियल पेसिव। क्लियर है? नेचुरल एक्टिव, नेचुरली एंटीजन एंटर करता है उसके अगेंस्ट एक्टिव होगा इम्यून सिस्टम, उसकी वजह से जो इम्यूनिटी मिलेगी। नेचुरल पेसिव की अपन बात करें तो इसमें क्या होगा? प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फिटस में जो एंटीबॉडीज इंटर कर रही है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? यहाँ पर नेचुरल पेसिव इम्यूनिटी का। आर्टिफिशियल एक्टिव वैक्सीनेशन जो पोलियो वैक्सीनेशन अपन करते हैं वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाता है। आर्टिफिशियल पेसिव जो उसमें आपने बनी बनाई परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ थी वो पेशेंट की बॉडी में एंटर करवाई है। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4।
क्लियर है ये वाली बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसके अंदर क्या पूछा है, मसल्स हेल्प टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, और आगे इसमें और ऐड कर लेना आप, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है उस दौरान कौन सी मसल जो है वो थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, ये आपको बताना है इसके अंदर। क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, अपनी जो रिब्स होती है, रिब्स के बीच में दो टाइप की मसल होती है। एक तो होती है EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और दूसरी होती है IICM। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है। थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करते हुए एक डोम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, डोम शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसको अपन बोलते हैं डायाफ्राम, जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। ठीक है, तो डायाफ्राम भी एक मसल का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। अब एक चीज़ देखिए, लंग्स के अंदर निगेटिव प्रेशर क्रिएट करने के लिए और थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर जो मसल्स काम में आती है वो है EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और डायाफ्राम की मसल्स। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करना होता है, यानी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो लंग्स के अंदर निगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, पहले जो डायाफ्राम की मसल्स थी उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। डायाफ्राम की मसल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डायाफ्राम क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, और फ्लैट होने की वजह से थोरेसिक कैविटी जो है एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी रिब्स के बीच में, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उनमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स और स्टर्नम जो है वो ऊपर की ओर उठेगी, और रिब्स और स्टर्नम के ऊपर की ओर उठने की वजह से थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज होगा। तो नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है उसमें थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए डायाफ्राम की मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। पहले डायाफ्राम की मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर EICM में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये दोनों में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लंग्स में निगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और आउटसाइड से एयर इनहेल होगी। क्लियर है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। नॉर्मल ब्रीदिंग में डायाफ्राम और EICM काम आती है, और फोर्सफुल जो ब्रीदिंग होती है उसमें एब्डोमिनल मसल और IICM जो होती है ये दोनों काम में आती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग बताना है, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान यहाँ पर कौन सी मसल जो है वो थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। क्लियर है ये वाली बात। उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोलता है उस चीज़ को यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट। पैरासिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम होता है या पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल जो होते हैं वो हार्ट की एक्टिविटी को, उसके वर्क को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, वो चीज़ अपने को बतानी है। तो एक चीज़ आप याद रखिए कि जो यहाँ पर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। क्या करता है, उससे जो सिग्नल आते हैं वो हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, और हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है इसका मतलब पर मिनट जो हार्ट के वेंट्रिकल से ब्लड पंप हो रहा है उसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पर मिनट हार्ट के वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है उसको अपन बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, इसका मतलब ये कार्डियक आउटपुट जो है उसको भी ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या वर्क करता है, रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, और हार्ट रेट इंक्रीज होगी यानी कार्डियक आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल की बात करती है कि पैरासिम्पैथिक जो न्यूरल सिग्नल है यानी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से आने वाले जो सिग्नल है वो किस तरह से हार्ट की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो वो हार्ट रेट
और कार्डियक आउटपुट दोनों को डिक्रीज करेंगे, रिड्यूस ये करेंगे। क्लियर है? तो आंसर इसका फर्स्ट ही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में क्या है, हार्ट रेट इज इंक्रीज, ये वाला यहीं पे गलत हो गया। बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट इंक्रीज, इंक्रीज नहीं होते, डिक्रीज होते हैं। हार्ट रेट डिक्रीज बट कार्डिक आउट, ये तो गलत ही हो गया पूरी तरीके से। हार्ट रेट अगर डिक्रीज होंगे तो कार्डिक आउटपुट जो है वो भी डिक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसके अंदर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैच ऑफ रिलेटेड फीचर विच इज कॉमन विथ द गिवन सेट ऑफ एनिमल। यहाँ पर आपको एक तरफ फीचर्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और आपको फाइंड आउट करना है कौन सा फीचर कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर करेक्टली जो है प्रेजेंट होता है। यानी आपको मैच, करेक्ट मैच जो है उसको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट फीचर जो यहाँ पे दिया वो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसको अपन ट्रू सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा के एनिमल्स के अंदर। ये वाली बात तो आप सबको पता होगी, पहले अपन इस चीज़ को डिस्कस भी कर चुके हैं एनिमल किंगडम में। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा के मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो सामने कौन से है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की अपन बात करें तो अर्थवॉर्म जो है वो एनेलिडा के अंदर आता है। लीज की बात करें, ये भी एनेलिडा से बिलोंग करता है। तो इन दोनों में तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। पर लीवर फ्लूक की बात करें तो ये आता है आपके प्लेटी हेलमंथीज में, और प्लेटी हेलमंथीज के जो मेंबर होते हैं उसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता। इस वजह से ये वाला मैच जो है वो करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट तो इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड जो है वो दिया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है उस चीज़ को अपन देख लेते हैं। एनिमल किंगडम जो है उसमें डिफरेंट फाइलम है। सबसे पहला है पोरीफेरा, फिर आता है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मंथीज, एस्केल्मंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। ये डिफरेंट फाइलम है एनिमल किंगडम के। आपको इनको इसी ऑर्डर में याद रखना चाहिए। अब एक चीज़ देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट होता है और आगे कोर्डेटा तक ये जो है प्रेजेंट होता है। इससे पहले आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी पोरीफेरा से लेके एनेलिडा तक आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के सामने एग्जाम्पल कौन से दे रखे। कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच किससे रिलेटेड है, ये आर्थ्रोपोडा किंगडम में आता है। तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर है? टेप वॉर्म की अपन बात करें तो ये प्लेटी हेलमंथीज के अंदर आता है। किस में आता है? प्लेटी हेलमंथीज के अंदर आता है। ठीक है। स्टारफिश की बात करें तो ये आता है किसके अंदर, ये आता है इकाइनोडर्मेट्स के अंदर। किसके अंदर आता है? इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है उसका एग्जाम्पल है। तो एक चीज़ देखो, आर्थ्रोपोडा के बाद में यहाँ पर इस पोजीशन पे इकाइनोडर्मेट आ रहा है। तो आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेट में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, पर प्लेटी हेलमंथीज के मेंबर्स में नहीं होता। इस वजह से ये वाला भी एक करेक्ट मैच नहीं है। टेपवॉर्म की वजह से ये वाला मैच करेक्ट यहाँ पर नहीं हुआ। क्लियर है? थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है बायलेटरल सिमेट्री, और सामने एग्जाम्पल जो है वो कौन से दे रखे हैं, हाइड्रा, टेपवॉर्म और सी अर्चिन। अब एक चीज़ देखो, बायलेटरल सिमेट्री कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है। पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। क्लियर है? स्लेंड्रेटा, टिनोफोरा जो है उनमें रेडियल सिमेट्री होती है। कौन सी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। और उसके आगे वाले जो मेंबर होती है उनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। एक इकाइनोडर्मेटा की अगर अपन बात करें तो इसके जो मेंबर्स होते हैं इनमें एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री और लार्वा स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। बायलेटरल सिमेट्री की बात करें तो हाइड्रा सामने दिया हुआ है। हाइड्रा जो है वो किससे बिलोंग करता है? हाइड्रा आता है सिलेंट्रेट्स के अंदर। सिलेंट्रेटा जो फाइलम है उसका मेंबर है। तो यहाँ पर सिलेंट्रेटा के मेंबर होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये वाला मैच क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद देखो टेपवॉर्म दिया हुआ है। टेपवॉर्म जो प्लेटी हेलमंथीज का मेंबर है। प्लेटी हेलमंथीज जो होते हैं उसमें क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। सी अर्चिन की बात करें, ये यहाँ पर किसका मेंबर है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम का मेंबर है। तो इसके अंदर एडल्ट स्टेज के अंदर कौन सी सिमेट्री होगी, रेडियल और
लार्वा स्टेज के अंदर कौन सी होगी, बायलेटरल। तो यहाँ पर सी अर्चिन को अपन एडल्ट यहाँ पर मान के चलते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सी अर्चिन को एडल्ट, आपको एडल्ट स्टेज में मान के चलना पड़ता है। सी अर्चिन में एडल्ट स्टेज के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल होती है। तो यहाँ पर इन दोनों की वजह से जो है थर्ड मैच भी इनकरेक्ट हो गया। हाइड्रा और सी अर्चिन में यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, रेडियल सिमेट्री। और टेप वॉर्म जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज का एग्जाम्पल है जिनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। क्लियर है। तो इन दोनों की वजह से ये वाला मैच भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ जो है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, जॉइंट अपेंडेज, ये फीचर है। जॉइंट अपेंडेज जो होता है वो आपको आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके सामने एग्जाम्पल देखते हैं अपन, प्रोन, लिम्युलस, ग्रासहोफर, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, आर्थ्रोपोडा के। और आर्थ्रोपोडा के मेंबर में जॉइंट अपेंडेज प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर यानी करेक्ट मैच यहाँ पे कौन सा है, 4 वाला। मेरे हिसाब से इस वाले क्वेश्चन में आपके एनिमल किंगडम से रिलेटेड बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आप इसको अच्छे से एक बार क्वेश्चन को फिर से देखें, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन आते हैं। इसके अंदर क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है विच टाइप ऑफ एपिथीलियम इज रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग डायग्राम। आपके सामने एक डायग्राम है और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डायग्राम कौन सी टाइप की एपिथीलियम को रिप्रेजेंट करता है। एपिथीलियम को अपन ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंपल एपिथीलियम और कंपाउंड एपिथीलियम। सिंपल एपिथीलियम के अंदर क्या होती है, यहाँ पर सेल की एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, तो उसको बोल दिया सिंपल एपिथेलियम। कंपाउंड के अंदर क्या होता है, जैसे ये एक सेल की एक सिंगल लेयर होगी, इस तरह से बहुत सारी यहाँ पर लेयर एक साथ अरेंज होके क्या बनाती है, कंपाउंड एपिथेलियम का फॉर्मेशन करती है। तो कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होगी, यानी कंपाउंड एपिथेलियम जो मल्टी लेयर्ड होता है। क्लियर है ये वाली बात। अब एक चीज़ देखो, ये वाले डायग्राम के अंदर क्या है, सेल की बहुत सारी लेयर दिखा रखी है। एक लेयर सेल का ये हो गया, फिर ये, इस तरह से बहुत सारे लेयर प्रेजेंट है। यानी यहाँ पर ये एपिथेलियम कौन सा हो गया, कंपाउंड टाइप का। अब एक चीज़ देखो, कंपाउंड कौन से ऑप्शन में है, इसमें सिंपल है, इसमें सिंपल है, इसमें सिंपल है। ओनली फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें कंपाउंड एपिथेलियम दिया हुआ है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस में स्क्वायर लाइक सेल्स होती है और एक सिंगल लेयर होती है, तो ये इसका आंसर नहीं है। सेकंड की बात करें, सिंपल क्यूबोइडल क्यूब लाइक सेल होती है, सिंगल लेयर होती है उनकी, तो ये भी आंसर नहीं है। सिंपल कॉलमनर की बात करें तो कॉलम लाइक सेल्स होती है और उनकी एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल नहीं है। मल्टी लेयर्ड है ये वाला डायग्राम और यहाँ पर सेल की बहुत सारी लेयर है, तो एग्जाम्पल किसका है, कंपाउंड एपिथेलियम का। क्लियर है ये वाली बात। और उसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल आर यूरिकोटेलिक। यानी ऐसे एनिमल को आपको फाइंड आउट करना है, ऐसे एनिमल के ग्रुप को आपको फाइंड आउट करना है जो यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी एक्सक्रीशन के फॉर्म में यूरिक एसिड जो है उसको ये रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसका एक्सक्रीशन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है ऑप्शन में रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स, जिसमें से रेप्टाइल और बर्ड की बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। मेमल्स की बात करें तो ये होते हैं यूरियोटेलिक। क्या होते हैं, यूरियोटेलिक, यानी यूरिया जो है उसका एक्सक्रीशन करते हैं। तो मेमल्स होते हैं यूरियोटेलिक, रेप्टाइल बर्ड जो है वो होते हैं यूरिकोटेलिक। तो यहाँ तक तो क्लियर था, सही था, पर मेमल्स की वजह से फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर है। सेकंड में दिया वो बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट। बर्ड्स, रेप्टाइल और इंसेक्ट की बात करें तो ये तीनों क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन ये करते हैं। तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। थर्ड जो है उसको अपन देखते हैं क्यों आंसर नहीं होगा। फिशेस की बात करें, फिशेस एक्वेटिक होती है और ये एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से मोस्टली जो है उनकी अपन बात करें वो क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनिया जो है उसका एक्सक्रीशन करते हैं, तो फिशेज जो है वो अमोनोटेलिक होती है। एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियन
टेरिस्ट्रियल रीजन के अंदर प्रेजेंट है तो उस दौरान, क्योंकि मोस्टली अपन देखें एम्फीबियन अगर टेरिस्ट्रियल रीजन में तो वो टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन जो होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं? यूरियोटेलिक। एम्फीबियन में जैसे फ्रॉग है उसके लार्वा स्टेज की अपन बात करें तो वो मोनोटेलिक होती है। एडल्ट स्टेज की बात करें तो वो यूरियोटेलिक होता है। कौन? फ्रॉग। बर्ड्स की अपन बात करें, बर्ड्स यूरिकोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। तो बर्ड्स यूरिकोटेलिक हो गया। फिशेज की बात करें अमोनोटेलिक। एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियन एडल्ट स्टेज के अंदर क्या होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। क्लियर है? तो ये वाला भी इसका आंसर नहीं होगा। फोर्थ की अपन बात करें इंसेक्ट रेप्टाइल, ये यूरिकोटेलिक होते हैं। फिशेज जो होती है वो अमोनोटेलिक होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड, क्योंकि आपको यूरिकोटेलिक के जो ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रुप को फाइंड आउट करना था। तो बर्ड्स, रेप्टाइल और इंसेक्ट ये तीनों के तीनों यूरिकोटेलिक होते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे अपन आते हैं। इसके अंदर क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। लिम्फ की अपन बात करें, लिम्फ अपन टिश्यू फ्लूइड को बोल सकते हैं। क्लियर है? लिम्फ जो है उसमें लिम्फ का प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ये अपन मान सकते हैं कि लिम्फ में लिम्फ का प्लाज्मा प्रेजेंट है। WBC भी लिम्फ में प्रेजेंट होती है, पर RBC जो है वो लिम्फ में प्रेजेंट नहीं होती। तो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन जो है उसके अंदर क्या बोला गया? ब्लड जो है उसमें प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, इसके अलावा सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको फॉर्म्ड एलिमेंट अपन बोलते हैं, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती है। तो यहाँ पे प्लाज्मा प्लस RBC प्लस WBC और प्लेटलेट ये तीनों दिए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड। तो देखिए प्लाज्मा लिक्विड पार्ट हो गया, RBC, WBC और प्लेटलेट जो है इन तीनों को अपन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेल्स। क्लियर है ये वाली बात? तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं, लिक्विड पार्ट जिसको अपन प्लाज्मा बोल देते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स आते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड, क्योंकि आपको करेक्ट फाइंड आउट करना था। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं वो करेक्ट क्यों नहीं है। प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। सिंपल वे में अपन बात करें, ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, ब्लड में से अगर लिम्फोसाइट्स को निकाल दे, लिम्फोसाइट्स क्या होती है? WBCs होती है। क्लियर होती है? WBC का एक टाइप है लिम्फोसाइट। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ब्लड में से अगर WBC निकाल देंगे तो ब्लड में RBC और प्लेटलेट्स तो प्रेजेंट होंगे ना, और RBC प्लेटलेट जब तक प्रेजेंट है ब्लड में तब तक अपन उसको प्लाज्मा नहीं बोल सकते। ठीक है? तो ब्लड माइनस अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स यहाँ पे होता, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन यहाँ पे प्लाज्मा को करेक्ट बता देते, पर यहाँ पे ब्लड माइनस लिम्फोसाइट ही बोला हुआ है। क्लियर है? और लिम्फोसाइट एग्जाम्पल है किसका? WBC का। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये प्लाज्मा को करेक्टली डिफाइन नहीं कर रहा, तो थर्ड यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ की अपन बात करें तो फोर्थ के अंदर क्या है? सीरम इक्वल टू ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है वो क्या होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। अब सीरम को आपको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? प्लाज्मा जो होता है उस प्लाज्मा में से, ब्लड के प्लाज्मा में से अगर क्लोटिंग फैक्टर्स को अपन निकाल दें तो बचा हुआ जो है उसको अपन बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। यहाँ पर तो बोला है सीरम इक्वल टू ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन, तो ये तो कंप्लीटली ही यहाँ पर गलत हो गया। जबकि सीरम को डिफाइन करना होता तो क्या बोलते हैं? प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं प्लाज्मा में से, तो बचा हुआ जो पार्ट है यानी क्लोटिंग फैक्टर को निकालने के बाद प्लाज्मा का जो बचा हुआ पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? सीरम। तो ये वाला भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या है? 2। क्लियर है? और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे अपन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपसे क्या बोला हुआ उस, इसमें बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग A to D एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। यहाँ पर आपके सामने टोटल 4 स्टेटमेंट A से लेकर D तक दिए हुए हैं, उसमें ऐसे आपको ट्रू और फॉल्स को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन जो आपको 4 दिए गए हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्लियर है? इसमें से देखिए आपको एक ऑप्शन जो है थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे नहीं आ रहा, तो उसको अपन अलग से बना लेंगे, कोई बात नहीं है।
सबसे पहले दिया हुआ है टेंडन। टेंडन जो है वो क्या होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें कोलेजन फाइबर जो है डेंसली पैक्ड होते हैं। टेंडन लिगामेंट जो है वो क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है जो डिफरेंट टिश्यू को एक दूसरे के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। तो टेंडन जो है वो यहाँ पर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये वाली बात ट्रू है। सेकंड अपन बात करें एडरिंग जंक्शन की, तो एडरिंग जंक्शन जो है उसके बारे में आगे क्या चीज़ दी हुई है, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। एडजॉइनिंग जो सेल्स होती है उनका साइटोप्लाज्म कनेक्ट करने का काम जो है वो गेप जंक्शन करता है। कौन सा जंक्शन, गेप जंक्शन। यहाँ पर एडरिंग जंक्शन के बारे में ये वाली बात बोली गई है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। एडरिंग जंक्शन जो है वो क्या करते हैं, दो या दो से अधिक जो सेल्स होती है, बहुत सारे सेल्स को एक साथ जोड़े रखने का काम करते हैं। और दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन का काम जो है वो कौन करता है, वो गेप जंक्शन करता है। यहाँ पर गेप जंक्शन वाली बात एडरिंग जंक्शन के बारे में बोली हुई है, इस वजह से बी वाला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। सी जो है उसमें क्या बोला है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक्सोक्राइन ग्लैंड के आगे लिखा हुआ है सिक्रेट म्यूकस, यानी म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल है, ये वाली बात करेक्ट है। स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। ईटीसी इनटू ब्लड। अब एक चीज़ देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्ट वाली ग्लैंड्स होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है। और ये अपना जो सिक्रीशन होती है वो अपनी डक्ट के अंदर ही रिलीज करती है। ठीक है। ब्लड में अपना सिक्रीशन ये नहीं करती। ब्लड के अंदर जो सिक्रीशन करती है वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को अपन बोलते हैं हार्मोन। क्लियर है ये वाली बात। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, स्लाइवा, ईयरवैक्स। यहाँ तक बात क्लियर थी। इनटू ब्लड, यानी ब्लड के अंदर ये वाला करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ब्लड के अंदर ये नहीं करती, ये डक्ट्स के अंदर ही करती है। इनके पास खुद की डक्ट होती है तो उसके अंदर ये सिक्रेट करती है। ब्लड के अंदर जो केमिकल सिक्रेशन का काम करती है होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इतने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन की वजह से ये वाला जो है वो फॉल्स हो जाता है स्टेटमेंट। डी की बात करें, डी के अंदर क्या दिया हुआ है, बोन हैव हार्ड एंड नॉन लायबल मैट्रिक्स। बोन्स के अंदर हार्ड और नॉन लायबल यानी लचीला जो है मैट्रिक्स इनका होता है, और इसमें कैल्शियम साल्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाली बात ट्रू है। तो फर्स्ट यहाँ पर ए जो है वो ट्रू हो गया, बी जो है वो फॉल्स है, सी जो है वो भी फॉल्स है, और डी जो है वो क्या है, ट्रू। अब ऐसे देखो इसमें कौन सा है, फर्स्ट ट्रू इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, क्लियर है। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन तो पहले ही कट गया। अब देखो यहाँ पर बी और सी जो है वो फॉल्स है यहाँ पे, तो बी और सी को फॉल्स किस में दिखा रखा है, थर्ड ऑप्शन में दिखा रखा है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर दिख नहीं पा रहा है किसी वजह से, तो उसको क्योंकि वो वैसे ही गलत था तो कोई बात नहीं है, अगर वो गलत है तो उसको अपन पहले डिस्कार्ड कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है ये वाली बात। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसकी अपन बात करें तो इसके अंदर क्या है, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज गिवन इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर कॉलम फर्स्ट को सेकंड के साथ आपको मैच करवाना है। कुछ प्रोटीन के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं कॉलम फर्स्ट में, और उससे रिलेटेड जो फंक्शन है उसको कॉलम सेकंड में दिया हुआ है। इसमें ए जो है वो ग्लोबिन दिया हुआ है। ग्लोबिन की बात करें तो इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन को, और इम्यूनोग्लोबिन अपन किसको बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ को बोलते हैं। एंटीबॉडी जिस प्रोटीन की बनी हुई है उस प्रोटीन का नाम है ग्लोबुलिन प्रोटीन, और ये डिफेंस के अंदर बॉडी को डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करने में काम में आता है। तो ए में क्या हो जाएगा, 4। ए में 4 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड और फोर्थ में। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया क्योंकि इसमें ए में सेकंड और थर्ड को दिया हुआ था। क्लियर है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, थर्ड और फोर्थ। अब देखो बी की अपन बात करें, बी में एल्बुमिन दिया हुआ है। एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है वो ओस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है, तो बी में आ जाएगा आपके थर्ड। बी में थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन के अंदर बी में फर्स्ट है। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद देखो फाइब्रिनोजन की अपन बात करें, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो सी में क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड।
और उसके अलावा एक ऑप्शन और दिया हुआ है, यहाँ पे कॉलम सेकंड में लिया हुआ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट हेल्प करता है और हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पर उसको दिखाया नहीं है तो उसको अपन यहाँ पे लेके नहीं चलेंगे। आपको करेक्टली अपन बात करें, ये वाला जो क्वेश्चन है वो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर से लिया गया है। वहाँ पर ग्लोबिन, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजेन तीनों की जो है फंक्शन अच्छे से दिए हुए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों प्रोटीन के फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसके अंदर क्या बोला गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट, किंगडम प्लांटी इंक्लूड यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है इन इसमें बोला है इन द मेंबर्स इंक्लूडिंग इन द किंगडम प्लांटी सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से आपको ये देखना है करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि प्लांट किंगडम जो है उसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? प्लांटी जो किंगडम होता है उसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट्स होते हैं उनको रखा गया है। क्लियर है ये वाली बात। अब यहाँ पर देखो, प्लांटी जो किंगडम होता है उसके अंदर प्लांट्स और जो एल्गी होते हैं उन दोनों को रखा गया है। क्लियर है। और दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है। सेकंड अपन बात करें स्टेटमेंट सेकंड की, तो इसमें क्या बोला है, इन द मेंबर्स इंक्लूडिंग द किंगडम प्लांटी सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। यानी प्लांटी किंगडम के अंदर जो एनिमल्स हैं, जो मेंबर्स है वो मेंबर्स के अंदर सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मेंबर्स होते हैं उनके अंदर सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पर सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है, सेलुलोज। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी क्या हो गया, करेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर है ये वाली बात। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन ऑफ माइलिन शीथ। ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। माइलिन शीथ का सिक्रेशन जो है वो कौन करती है उसको आपको बताना है। कहाँ पे, अराउंड एक्सोन इन द नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये वो जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इनमें से माइलिन शीथ का सिक्रेशन एक्सोन के अराउंड कौन सी सेल्स करती है। तो आपको पता है कि एक्सोन यानी कि न्यूरॉन जो होते हैं उसका पार्ट होता है एक्सोन, और उसके सराउंड में माइलिन शीथ जो है न्यूरॉन के अंदर आपको देखने को मिलता है। और उस माइलिन शीथ का जो सिक्रीशन है वो दो सेल करती है, एक तो होती है स्वान सेल और दूसरी होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट। स्वान सेल्स जो होती है उसकी अपन बात करें तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन है उनके एक्सोन के सराउंडिंग में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें जो एक्सोन है उसके सराउंडिंग में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। पर यहाँ पर अपन अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑस्टियोसाइट्स ये बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। स्वान सेल की बात करिए माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है पर ऑस्टियोसाइट नहीं करती, तो फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड के अंदर स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट दोनों दिए हुए हैं तो ये करेक्ट आंसर था ही। थर्ड के अंदर दिया हुआ है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये सीएनएस के अंदर माइलिन शीथ बनाती है। एस्ट्रोसाइट्स की बात करें ये सपोर्टिंग सेल्स होती है, न्यूरोग्लियल सेल्स होती है, पर ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करती। नर्वस सिस्टम के अंदर ही ये वाली सेल होती है, न्यूरोग्लियल सेल्स होती है, ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करती एस्ट्रोसाइट्स। तो इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। एपेंडिमल सेल्स और माइक्रोग्लियल सेल्स की बात करें ये दोनों भी नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट होती है। एपेंडिमल सेल जो है वो ब्रेन की वेंट्रिकल्स की लाइनिंग बनाने में काम में आती है, और माइक्रोग्लियल सेल जो होती है वो फेगोसाइटिक सेल्स होती है। और सीएनएस के अंदर ये माइक्रोब्स को फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से ख़त्म करने या उनकी
जो है इंगल्फ करने का काम ये करती है। तो ये फेगोसाइटिक सेल्स होती है, नर्वस सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और एपेंडिमल सेल जो है और माइक्रोग्लियल सेल्स होती है वो माइलिन सित का सिक्रीशन नहीं करती, इस वजह से फोर्थ भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या है, सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके सामने 4 दिए हुए हैं ऑप्शन और इसमें आपको मिसमैच यानी इनकरेक्ट मैच को फाइंड आउट करना है। ट्रोपोनिन की बात करें, ट्रोपोनिन जो है वो थिन फिलामेंट का पार्ट है या नहीं है। तो एक चीज़ देखिए, थिन फिलामेंट अपन किसको बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं। मसल फाइबर के अंदर एक्टिन मायोसिन 2 टाइप के आपको फिलामेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें एक्टिन फिलामेंट को अपन थिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट को अपन थिक फिलामेंट बोलते हैं। एक्टिन फिलामेंट यानी कि थिन फिलामेंट जो है उसमें 3 टाइप की प्रोटीन होती है। एक तो होती है ट्रोपोनिन जिसके बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एफ एक्टिन जो है उसके 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और एक होता है ट्रोपोमायोसिन की भी कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 ट्रोपोमायोसिन, 2 एफ एक्टिन और ट्रोपोनिन जो उसके मैनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि ट्रोपोनिन जो है उसको मैच करवाया थिन फिलामेंट के, यानी ट्रोपोनिन थिन फिलामेंट में प्रेजेंट होता है, तो ये वाला तो यहाँ पर करेक्ट मैच हो गया। मीरोमायोसिन की बात करें, इसके साथ मैच किया है थिक फिलामेंट अपन मायोसिन फिलामेंट को बोलते हैं, और मायोसिन फिलामेंट जो है उसका मोनोमरिक यूनिट जो है उसको अपन बोलते हैं मीरोमायोसिन। तो ये वाला मैच जो है वो भी यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड यहाँ पर दिया है जाइगोमेटिक बोन, फेशियल बोन। फेस जो होती है उसमें जो चिक बोन होती है उसको अपन बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन, तो ये वाला मैच भी यहाँ पर करेक्ट है। फोर्थ है ग्लिनोइड कैविटी, पेल्विक गर्डल। ग्लिनोइड कैविटी जो है वो पेक्टोरल गर्डल में होती है। पेक्टोरल, यहाँ पे जो गर्डल अपने प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। उसमें जो स्केपुला बोन होती है, उस स्केपुला बोन के अंदर क्या होती है, ग्लिनोइड कैविटी होती है, और इस ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस जो है उसका हेड फिट रहता है। तो ग्लिनोइड कैविटी है वो पेल्विक गर्डल का पार्ट नहीं होती, पेक्टोरल गर्डल का पार्ट होती है, ठीक है। इस वजह से फोर्थ जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच है। आपको मिस मैच जो है उसको फाइंड आउट करना था, तो आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो उसके अंदर आपको क्या बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। चीफ रिजर्वोयर इज अर्थ क्रस्ट फॉर विच साइकिलिंग। ये आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से साइकिलिंग के लिए या कौन से साइकिल के लिए अर्थ क्रस्ट जो है वो चीफ रिजर्वोयर होता है। क्लियर है ये वाली बात। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए हुए इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को दिया हुआ है। एक चीज़ आप याद रखिए, अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसमें फॉस्फोरस और सल्फर जो है वो हाई अमाउंट में आपको देखने को मिलता है। और फॉस्फोरस और सल्फर साइक्लिंग के लिए जो फॉस्फोरस और सल्फर प्रेजेंट होते हैं उसका मेजर रिजर्वोयर जो है वो क्या होता है, अर्थ क्रस्ट होता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। तो एक इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस या सल्फर साइक्लिंग। तो फॉस्फोरस ऑप्शन में दिया हो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइक्लिक की बात करें तो ये मोस्टली गैसियस फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के लिए जो इन्वायरमेंट होता है वो मेजर रिजर्वोयर होता है। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा, फॉस्फोरस और सल्फर साइक्लिंग के लिए जो फॉस्फोरस और सल्फर होते हैं वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। क्लियर है ये वाली बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर दिया गया है पॉलीपेप्टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड, मॉडिफाइड एंड ब्रोकन डाउन रिस्पेक्टिवली इन। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन में बहुत सारे जो है ऑर्गेनेलिज का ग्रुप दिया हुआ है, और आपको रिस्पेक्टिवली बताना है कि पॉलीपेप्टाइड जो है वो प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, उसके बाद मॉडिफाई कहाँ पे होते हैं, और उनका ब्रेकडाउन जो है वो कहाँ पे होना है रिस्पेक्टिवली, यानी क्रम से इस चीज़ को आपको बताना है। तो पॉलीपेप्टाइड का जो प्रोडक्शन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। प्रोटीन सिंथेसिस बोल दो या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बोल दो, एक ही बात है। ईआर के अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, और ईआर से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनने के बाद मॉडिफाई होने के लिए वो गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं, और मॉडिफाई होने के बाद
उनके अंदर जैसे मान लो उसका यूज़ यहाँ पे नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में उसका ब्रेकडाउन करने का काम जो है वो कौन करता है, लाइसोसोम्स करते हैं। क्या करते हैं, लाइसोसोम उसका ब्रेकडाउन करता है। तो आपको रिस्पेक्टिवली यानी पर्टिकुलर ऑर्डर में बताना है कि प्रोडक्शन तो कौन करता है पॉलीपेप्टाइड का, फिर मॉडिफिकेशन कौन करता है और ब्रेकडाउन कौन करता है। तो प्रोडक्शन ईआर करता है, गोल्जी बॉडी जो है वो मॉडिफाई करता है, लाइसोसोम उसका ब्रेकडाउन करता है। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड में दिया हुआ है गोल्जी बॉडी, ये मॉडिफाई करता है, फर्स्ट आ गया इस वजह से एक गलत हो गया। लाइसोसोम जो है वो यहाँ पर ब्रेकडाउन करता है, पर यहाँ पर मॉडिफिकेशन के लिए दिया हुआ है। ईआर की बात करें वो प्रोडक्शन के लिए होता है, ये ब्रेकडाउन के लिए यहाँ पे आ जाओ। ऑर्डर यहाँ पर चेंज हो गया, इस वजह से सेकंड आंसर नहीं होगा। ईआर लाइसोसोम गोल्जी बॉडी, यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज, यहाँ पर भी ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया। तो करेक्ट ऑर्डर में आपको बताना था, रिस्पेक्टिव ऑर्डर में आपको यहाँ पे बताना था, इस वजह से करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से इसको एक बार देख लेना, समझ लेना फिर से। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या बोल रहा है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑब्जर्व्ड इन ऑल एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़ के बाकी तीन जो है उसमें राइबो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। अब जिसके अंदर नहीं होते उसको आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। कोडोन की बात करें, कोडोन किस में होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है, एमआरएनए में कोडोन होता है। एंटी कोडोन की अपन बात करें तो एंटी कोडोन जो है वो किस में होते हैं, टीआरएनए में होते हैं। राइबोजाइम की बात करें, ये एंजाइम होते हैं जो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो एक चीज़ आप याद रखिए, PBr322 की बात करें, ये यहाँ पर एक आर्टिफिशियल जो है वेक्टर होता है जो प्लाज्मिड से इसका फॉर्मेशन किया जाता है। बोलीवर और रोड्रिग्यूस जो है उस साइंटिस्ट ने इसको जो है बनाया था। पी का मतलब यहाँ पे प्लाज्मिड से है। प्लाज्मिड क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। अब देखो यहाँ पर राइबो न्यूक्लियोटाइड की बात की गई है, तो राइबो न्यूक्लियोटाइड यानी ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें कौन सी शुगर हो, राइबोज शुगर हो। राइबोज शुगर किस में होती है, आरएनए में होती है। तो यहाँ पर देखो कोडोन की बात करें वो भी आरएनए में होता है, एंटी कोडोन भी आरएनए में होता है, राइबोजाइम की बात करें उसमें भी आरएनए होता है। तो इन तीनों में राइबो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा। क्लियर है। PBr322 डीएनए का बना होता है, इसमें यहाँ पर राइबोज शुगर नहीं होती, यानी राइबो न्यूक्लियोटाइड भी यहाँ पर नहीं होगा। कौन सा होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड इसमें प्रेजेंट होता है। आपको वो बताना था जिसमें राइबो न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी समझना अच्छे से, एक बार फिर से देख लेना वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 18 की अपन बात करें, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 6th एमिनो एसिड इन द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ सिकल सेल हीमोग्लोबिन। यहाँ पर सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो होता है, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती है, एल्फा और बीटा चेन। और सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो होता है वो म्यूटेशन के बाद बनता है, और इसके अंदर जो बीटा चेन है उसमें 6th पोजीशन पे कौन सा एमिनो एसिड है। यानी सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो है, यानी म्यूटेशन के बाद जो हीमोग्लोबिन बना उसकी बीटा चेन में 6th पोजीशन पे आपको बताना है कि कौन सा एमिनो एसिड है। तो नॉर्मल जो बीटा चेन होती है उसमें 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। और म्यूटेशन के बाद यानी सिकल सेल जो हीमोग्लोबिन बनता है उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ये वाली इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार अच्छे से फिर से इसको देख लेना। ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल कंडीशन में बीटा चेन में 6th पोजीशन पे होता है, और सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 6th पोजीशन पे बीटा चेन में वेलिन प्रेजेंट होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 की अपन बात करें, इसमें क्या है, बोथ डीएनए एंड आरएनएज आर आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड एज ए जेनेटिक मटेरियल इन। अब देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे अपन बात करें ऑर्गेनिज्म की, तो एक तो होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल प्रेजेंट होती है, क्या होती है, सेल प्रेजेंट होती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके आते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। जितने भी प्रोकैरियोट यूकैरियोट है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट होता है। क्या होता है,
डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट होता है, और ये डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में मिलता है। क्लियर है। उसके बाद अपन बात करें नॉन लिविंग की, तो इसका एग्जाम्पल है वायरस। एक होता है वायरियोइड और विरियोइड भी इसको बोल सकते हो आप। एक होता है प्रियॉन। तो विरियोइड, प्रियॉन और वायरस जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, और इनके अंदर जो है सेल एब्सेंट होता है। इनमें प्रियॉन की अपन बात करें तो इसमें ओनली प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। विरियोइड की अपन बात करें तो इसमें आरएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। वायरस की बात करें तो वायरस के अंदर बहुत सारे, एक ग्रुप हो गया वायरस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके अंदर दोनों टाइप के वायरस हो सकते हैं, डीएनए वायरस भी होते हैं, आरएनए वायरस भी होते हैं। इनमें डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो वायरस जो होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पे या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। वो डीएनए या तो डबल स्टैंडर्ड होगा या सिंगल स्टैंडर्ड होगा, या आरएनए डबल स्टैंडर्ड होगा या सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ये बताना था कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए आरएनए दोनों हो सकते हैं, और वो दोनों डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। तो ये वाला जो है वायरस पे एप्लीकेबल होता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। प्रोकैरियोट में जहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। यूकैरियोट्स जितने भी होते हैं उनमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। फंजाई जो है वो भी यूकैरियोट के अंदर आता है, तो इनमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे मिलता है। वायरस नॉन लिविंग होते हैं, इनमें डीएनए आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो भी सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड दोनों फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। पर अलग अलग वायरस के अंदर अलग अलग ये वाले जेनेटिक मटेरियल को फॉर्म में मिलते हैं। एक वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में होगा, दोनों एक साथ जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में नहीं मिलते। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या बोलता है, इन विच सेल स्पिंडल एपरेटस इज नॉट इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब सिस्टर क्रोमेटिड के सेपरेशन के लिए स्पिंडल एपरेटस, या अपन ये बोले कि स्पिंडल जो फाइबर्स होते हैं वो बनते हैं। स्पिंडल फाइबर की अपन बात करें तो स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रियोल की वजह से बनते हैं, और सेंट्रियोल जो है वो आपको देखने को मिलता है ओनली इन एनिमल सेल। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, वो स्पिंडल एपरेटस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब एनाफेज आती है तो एनाफेज में वो क्या करता है, सिस्टर क्रोमेटिड को एक दूसरे से अलग करने का काम करता है, सेपरेट करने में काम में आता है। प्लांट के अंदर सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। सॉरी, प्लांट के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, एनिमल के अंदर जो सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट होता है। आपको यहाँ पे बात कर रहा है कि स्पिंडल एपरेटस इज नॉट इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, यानी ये बताना है कि किस में स्पिंडल एपरेटस जो है सिस्टर क्रोमेटिड के सेपरेशन में काम में नहीं आते। तो ध्यान रखिए, प्लांट और बैक्टीरिया में नहीं आते। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एनिमल में तो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे स्पिंडल एपरेटस जो होते हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करने के काम में आते हैं। आपको यहाँ पर बताना था कि किस में काम में नहीं आते, तो प्लांट और बैक्टीरिया के अंदर ये काम में नहीं आते। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4, जिसमें 1 और 3 दोनों को दिया हुआ है। मेरे हिसाब से आपके जितने भी यहाँ पर डाउट्स थे इन टॉपिक से रिलेटेड, उसमें से मोस्टली क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और दूसरे बच्चों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं शेयर करता हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। रैंडमली सेलेक्ट करके मैं जो है डिफरेंट टॉपिक से ये वाले क्वेश्चंस लाता हूँ, तो आपको नीट में एक अच्छा स्कोर करने में ये वाले वीडियो जो है वो हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखते रहें और कॉन्सेप्ट जो है उनको भी क्लियर करते रहें। थैंक यू।